सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज आप लोग का जो सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसका यहाँ पर मैं सोल्यूशन आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस का। तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने प्रिय मित्रों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे हम। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य और भावनात्मक उद्देश्य या भावात्मक उद्देश्य। तो ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन 4 जो उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, सा विद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या अस्तित्ववादी? राइट आंसर है आदर्शवादी शिक्षा का यह उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र कौन सा है? तो गेस्टाल्टवाद को दिया किसने था? आपको पता है कोहलर ने दिया था, कोफ्फा ने दिया था, वर्दीमर ने दिया था। और हम गेस्टाल्टवादी का जो सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत, इसे हम समग्रता या पूर्णता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यह पूर्ण से अंश के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है या किसका कथन है? कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। अगर आप लोगों ने सारे के सारे वीडियोस को देखा होगा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, मैंने सारे के सारे आप लोगों को राजन सीरीज, पवन सीरीज की सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई हैं। तो दोस्तों, अगर आपने उन वीडियोस को देखा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, इसका यह किसका कथन है? तो यह कथन है जॉन ड्यूबी का। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, COMMUNIS। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है कम्युनिस, ये सही होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? संप्रेषण के घटक नहीं पूछा है। अगर संप्रेषण के घटक पूछता तो घटक कितने होते हैं? संप्रेषक, ग्राही और संदेश। जो घटक होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकार पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है 2 प्रकार, यह सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो कितना सरल क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन सुपर टेट 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रोजेक्ट पद्धति किसने दी है? किलपैट्रिक ने दी है। ऑप्शन 3 सही हो गया होगा। जिन भी प्रशिक्षुओं ने मेरे सारे वीडियोस को देखा होगा उनके सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिमाण का सिद्धांत? ऑप्शन 4 जो है परिमाण का सिद्धांत, यह शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से होता है? व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, खेल प्रविधि या कहानी प्रविधि? राइट आंसर है कहानी प्रविधि के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुकराती विधि को क्या कहते हैं हम? कहानी प्रविधि, प्रयोग प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि या विश्लेषण प्रविधि? आपको पता है प्रश्नोत्तर प्रविधि किसने दिया है? सुकरात ने दिया है, तो सुकराती प्रविधि को हम प्रश्नोत्तर प्रविधि भी कहते हैं, तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपने इसका आंसर सही लगाया होगा, क्योंकि मैंने सारी शिक्षण प्रविधियां और उनके प्रतिपादकों के नाम आप लोगों को लर्न करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण पूछा है, यहाँ पर बालक केंद्रित नहीं पूछा है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य या पाठ्यक्रम? राइट आंसर होगा शिक्षक, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षण पूछा है, बाल केंद्रित नहीं पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? डी एलन स्किनर, बी के पासी या रायबर्न? दोस्तों राइट आंसर है डी एलन। उम्मीद करती हूँ आपने यही ऑप्शन लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है? तो प्रस्तावना कौशल जो होता है वह बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, प्रस्तावना कौशल, तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्याख्यान प्रविधि में छात्र बने रहते हैं? मूक, सक्रिय, निष्क्रिय या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्याख्यान प्रविधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं, तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। अधिगम का अर्थ है, अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम तो चैप्टर ही आप लोगों ने पूरा पढ़ा है ना, तो आप बाल विकास में। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो यहाँ पर आप देखिए, लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। इसके अलावा अधिगम के द्वारा, सीखने के द्वारा ही हम लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन भी लाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन 4 भी सही होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों चूंकि अधिगम का अर्थ पूछा है, तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए। दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी जो भी आंसर सही लगाया है, आप लोग कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 4 भी सही होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि अर्थ सीधे सीधे पूछा है, तो अर्थ सीखना ही होता है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना होता है। सिंपली अर्थ केवल पूछा है ना यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, संप्रेषण की एक परिभाषा दीजिए। तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है? अपने भावों का, विचारों का, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या होता है? संप्रेषण होता है। संप्रेषण के घटक कौन कौन होते हैं? तो संप्रेषक, ग्राही और संदेश। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है? तो जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत है, यही क्या करते हैं? पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर किसकी जरूरत पड़ती है? अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है। शिक्षण के किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों के नाम लिखिए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ढेर सारे शिक्षण सूत्रों को आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है? प्रशिक्षण में हम क्या करते हैं? किसी भी काम को करने का सही ढंग, जैसे कि जो आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो डीएलएड की, इसमें बच्चों को पढ़ाने का सही ढंग ही तो आप सीख रहे हो, ट्रेनिंग ही तो कर रहे हो। यानी कि प्रशिक्षण में हम किसी कार्य को करने का सही तरीका सीखते हैं और किसी भी काम को कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन। फिर है अपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो अपेक्षित अधिगम शब्द का अर्थ होता है कि मतलब कम से कम बच्चे को इतनी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कम से कम किसी कक्षा के बच्चे को कम से कम न्यूनतम कितना आना चाहिए, यही होता है अपेक्षित अधिगम स्तर की। इतना तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि बच्चे को इतना आता ही होगा। इस क्लास के बच्चे को, अगर कक्षा 2 का बच्चा है तो उसको गिनती आती होगी 1 से 100 तक, वह 2 अक्षरों को यानी कि बिना मात्रा वाले शब्दों को जोड़ करके पढ़ लेता होगा, इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं अपेक्षित अधिगम शब्द या अपेक्षित अधिगम स्तर। फिर देखिए, बाल केंद्रीय शिक्षण के कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो बाल केंद्रीय शिक्षण में बालक को ध्यान में रख करके ही शिक्षक शिक्षा देते हैं और इससे क्या होता है? इसमें बच्चे की रुचियों का, उसकी मनोवृत्तियों का ख्याल रख करके पढ़ाया जाता है। इससे बच्चे का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, खेल पर आधारित 2 विशिष्ट विधियों के नाम लिखिए। मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु होता है? तो भूगोल विषय में इसका प्रयोग होता है। आप लोगों को पता है पर्यटन विधि का सबसे ज्यादा उपयोग भूगोल शिक्षण में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय में सहायक होती है? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि मैंने बार बार आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चंस में भी बताया है, अतिलघुत्री में भी बताया है, राजन सीरीज, पवन सीरीज पूरा सॉल्व कराया था, उसमें बताया है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान शिक्षण में, विज्ञान विषय में बहुत उपयोगी होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा पूछा है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। इसके अलावा दोस्तों बी एम सोर ने कहा है, सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि होती है। इसमें हम सारे कौशलों को अच्छे से सीखते हैं सूक्ष्म शिक्षण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षण कौशल की परिभाषा हम यहाँ पर डॉक्टर वी के पासी के अनुसार, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह होता है, जिसमें हम प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, गृह कार्य, यानी कि हर चीज क्या करते हैं यहाँ पर हम सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। दोस्तों जो श्यामपट्ट कौशल होता है, इसमें देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि 2 अक्षरों के बीच में समुचित स्थान रखें जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखें। इसके अलावा दोस्तों जो आकार हो शब्दों का वो बराबर हो, ये नहीं कि एक शब्द हमने बड़ा लिख दिया इस तरीके से, फिर एक छोटा लिख रहे हैं इस तरीके से, तो बच्चों को कंफ्यूजन होगा।
तो इसका हमें विशेष ख्याल रखना होगा। श्याम पट्ट पर साफ सुथरा स्पष्ट राइटिंग के साथ हमको लिखना होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं? तो स्पष्टीकरण युक्ति का मतलब यही होता है कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी पाठ को जब हम पढ़ा रहे हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमें स्पष्टीकरण देना होता है। हमें उस टॉपिक को क्लियर करना होता है जहां पर बच्चा कहीं फंस गया है या कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा जटिल है, तो उसमें बच्चों को अच्छे से हमें स्पष्टीकरण देना होता है उसमें, ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसके बाद देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट करिए। तो मानचित्र और चार्ट के उपयोग से हम बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, क्योंकि मानचित्र में आपको पता है आप पूरे के पूरे देश में को जाकर के पूरे विश्व को तो बच्चों को हम घुमा नहीं सकते एक देश के बारे में, लेकिन मानचित्र की सहायता से वहां पर किस तरीके की भौगोलिक दशाएं हैं, कैसे लोग हैं वहां पर, उनका खान पान कैसा, हर चीज के बारे में हम मानचित्र के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। कहाँ पर जलवायु कैसी है, इसके अलावा कहाँ पर नदियां हैं, कहाँ झील है, कहाँ पठार है, सारी चीजें मानचित्र के माध्यम से बच्चों को बता देते हैं। चार्ट की सहायता से हम बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विलोम शब्द हो, चाहे बच्चों को गिनती याद करवानी हो, पहाड़े याद करवाने हो, बच्चों को टीएलएम बनाकर दिखाना हो, सारी चीजें हम चार्ट की मदद से कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनका बहुत अधिक उपयोग है शिक्षा में। फिर संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन करिए। तो आपको पता है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को लिखाया ही है। फिर देखिए क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको भी अच्छे से लिखा होगा। शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या होता है? तो यहाँ पर भी दोस्तों क्लियर है कि जो प्रशिक्षण होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने का मतलब है कि रोज हम प्रैक्टिस करते हैं, और शिक्षण में हम सिद्धांतों को पढ़ते हैं, इसके अलावा प्रविधियों को पढ़ते हैं। लेकिन प्रशिक्षण में हम क्या करते हैं, उनका प्रयोग कैसे करना है उसको हम प्रैक्टिकल के रूप में सीखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण बहुत आसानी से आप लोगों ने लिखा होगा कि बच्चे की जो विषयगत कमजोरी है उसको दूर करना, बच्चा जिस भी विषय में कमजोर है उसकी कमजोरी को दूर करना, ये क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। कैसे दूर करेंगे? एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से, उसे प्रश्नों का अभ्यास करा करके। फिर देखिए सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, ये दोस्तों मैंने आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से, ये क्या है, मानचित्र के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से ये 6 चरणों में पूरी होती है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो बहुक्षेत्रीय शिक्षण भी आपने लिखा होगा। बहुस्तरीय शिक्षण भी इसी को कहते हैं, जिसमें एक ही क्लास में कई सारे क्लास के बच्चों को बैठा के पढ़ाते हैं। फिर है कथन युक्ति को स्पष्ट करिए, ये भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर है शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये भी आप लोगों ने लिखा होगा। बिना अभिप्रेरणा के हम कोई भी काम कर ही नहीं सकते, तो शिक्षण के लिए, पढ़ाई के लिए भी बच्चों के अंदर अभिप्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। फिर अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना, देखिए अभी मैंने इसको आपको बताया है कि कम से कम बच्चे को इतनी नॉलेज हो, जिस भी कक्षा में वह पढ़ रहा है उसकी न्यूनतम जानकारी उसको हो, तो यही होता है अपेक्षित अधिगम स्तर। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपने सारा का सारा पेपर अच्छे से सॉल्व किया होगा और आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्कुल सही किए होंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक प्लीज दोस्तों शेयर करिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अभी जितने पेपर बाकी हैं सारे के सारे पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे के सारे पवन सीरीज के क्वेश्चंस को दोहरा के जाइए, आपके पास कम समय है। राजन सीरीज के सारे क्वेश्चंस को दोहरा के जाइए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए और आप सभी लोग एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने के चैनल से बने रहिए दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पर आपको सारे के सारे विषयों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको कहीं से वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।